what we had studied yesterday, कौनो ध्यान, what we had studied yesterday भाई साहब, आपका जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ने या समझने या जानने की कोशिश की थी वो क्या थी आपकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ भाई साहब क्या, वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब, बोला 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 बोला, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच पीपल, साई ऑफ ए और साई ऑफ बी, साई ऑफ ए, ठीक है, साई ऑफ ए, ओके, ये एक पढ़ा। और दूसरा क्या था आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, okay people, so we had studied about relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure आपका क्या हो जाएगा, PA naught, that is vapor pressure of pure solvent, this is vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent, और यहाँ पे हो गया आपका PA, that is vapor pressure of solution, vapor pressure of solution, और psi A क्या हो जाएगा, psi A will be basically mole fraction of क्या हो जाएगा, सल्यूट, है ना भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अभी हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बोला 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 बोला, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके बॉइलिंग पॉइंट पे बेसिकली क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन क्या होगा, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid or a gas above the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, vapor pressure atmospheric pressure भाई साहब हो जाते हैं बराबर। अभी क्योंकि आपने एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को, what you have done is, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को आपने किस में डाला हुआ है भाई साहब, सॉल्वेंट में डाला हुआ है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, लेस ऑफ solute will evaporate, less of solvent will evaporate, so less of solvent will evaporate, which means that the vapor pressure will fall down। इस वेपर प्रेशर को अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना हो तो मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एल्ब्यूस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मोलालिटी। क्लियर है, समझ में आ रहा भाई साहब, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू के बी इंटू एम, आर वी क्लियर। अभी मोलालिटी क्या हो जाएगा भाई साहब, मोलालिटी इज, फटाफट 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 मोलालिटी बताइए क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये भाई साहब केजी में है तो ठीक है, अगर केजी में नहीं ग्राम्स में है तो इसको हम क्या कर देंगे भाई साहब, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स दैट वी हैड यस्टरडे स्टडीड, चलिए तो नाउ सॉल्यूशंस अभी हम बात करेंगे। तो हमने पढ़ा क्या भाई साहब, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल से ऑब्वियसली मोलालिटी जुड़ी हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल से आपका मोल फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है। तो जो भी कोई भी चीज आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट से कंसर्न्ड है, जैसे अभी आपने देखा ये आपका साई बी है ना, साई ए, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, जो भी चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन बोल रहे हैं या साई बी बोल रहे हैं, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तीसरे तो पहला था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था आपका, पहला हो गया आपका RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी आपका तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन। तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट और कम से कम हो जाता है, ठीक है। सॉल्ट इज एडेड टू आइस टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इन द विंटर सीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, इन जम्मू एंड कश्मीर,
a lot of ice is formed on the streets leading to halt in transportation of public food materials and other materials as well. भाई जहाँ पे भी बर्फबारी होती है, ठीक है, ठीक है, एंड इन इंडिया इन जम्मू कश्मीर सॉल्ट इज एडेड टू आइस टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है तो लोअर हो जाता है. सॉल्ट को अगर हम आइस में ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी भाई साहब कम हो जाएगा, ठीक है, इट विल लोअर. ठीक है, सॉल्ट अगर तुमने आइस क्यूब लिया एक और उसके आजू बाजू सॉल्ट डाल दिया, वो पिघलेगा नहीं, ठीक है, पूरे को सॉल्ट से कवर कर दिया तो वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका जो ये था वो कम हो जाएगा. ठीक है, दैट पेंट वाला स्विच, ठीक है. ओके, सो सॉल्ट इज एडेड टू आइस टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट in the winter season all over the world and in India and in Jammu and Kashmir. A lot of ice is formed on the streets leading to halt in the transportation of public food materials and raw materials as well. ठीक है, so we know that water freezes at, water कितने में freeze हो जाएगा भाई साहब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन. However, when it is added to salts जैसे NaCl हो गया या CaCl2 हो गया, it can reduce its freezing point. Instead of water being frozen at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट फ्रीजेज मच बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अभी क्या होगा, ये जो वाटर है वो फ्रीज होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी काफी कम टेम्परेचर पे. ठीक है, इट फ्रीजेज मच बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. विद NaCl द टेम्परेचर फॉल्स टू अप्रोक्सीमेटली -33 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर आपने किसी वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया, अगर वाटर ये फ्रीज हो रहा था कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्ट दिस सेम वाटर विल फ्रीज एज 33 डिग्री सेंटीग्रेड. 33 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट. एक मिनट. तो देखो फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं, ये जो आपका रास्ते में ना नमक छिड़कते हैं लोग. नमक तो भाई साहब कोई कॉस्टली चीज नहीं है, ठीक है, तो रास्ते में ऐसे नमक छिड़कते हुए जाते हैं. रास्ते में नमक छिड़कने का मतलब क्या होता है, why would they do this? Because they know जो रास्ते में पानी होता है भाई साहब वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है. ठीक है, रास्ते में जो पानी है वो बर्फ बन जाता है. एटमॉस्फेयर में भी भाई साहब आपका बर्फ बन रहा है. तो ऑब्वियसली अगर आप नमक को छिड़केंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप हो जाएगा. मतलब उस पानी को बर्फ होने में और ज्यादा ठंडा होना पड़ेगा. ठीक है, इट विल रिक्वायर मोर फ्रीजिंग. सो इन प्लेसेस वेयर यू सी फ्रीक्वेंट स्नोफॉल्स और आइस हैपनिंग देयर ऐसे नमक छिड़का जाता है. ठीक है, ओके, सो आपका ये डिप्रेशन हो जाता है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में. ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन is the temperature at which the solid form of the liquid begins to separate out of the liquid. At this temperature solid and liquid phases of the liquid will be in equilibrium. मतलब भाई साहब क्या हो रहा है, देखो एक अभी यहाँ पे धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, आइस बनता जा रहा है वाटर से. ठीक है, तो द सॉलिड फॉर्म ऑफ द लिक्विड इज गेटिंग सेपरेटेड आउट ऑफ द लिक्विड. क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट दिस टेम्परेचर, व्हाट इज हैपनिंग इस टेम्परेचर पे भाई साहब, एक लिक्विड के अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पे भाई साहब क्या हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर at which the solid form of the liquid begins to separate out from the liquid, है ना भाई साहब. At this temperature solid and liquid phases of the liquid will be in equilibrium. Solid और liquid दोनों भाई साहब क्या हैं, they are in equilibrium. Are we clear on this one people? मतलब solid भी exist करेगा और साथ ही साथ liquid भी exist करेगा. Some amount of liquid will also exist. Clear? Okay. चलिए, तो यहाँ पे भाई साहब when a liquid is added to a non-volatile solute, the vapor pressure of it decreases. हमने देखा भाई साहब वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जैसे ही आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी, कम. अगर भाई साहब आपका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेस लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, तो जैसे ही आपका वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअरिंग हो गया of a solution causes lowering of the freezing point compared to that of the pure solvent. तो आपका freezing point भी भाई साहब लेस हो जाएगा as compared to the, क्या ये समझ में आ रहा है, lowering of vapor pressure of a solution causes lowering of the freezing point. आपका freezing point भी भाई साहब डिक्रीज हो जाएगा. वेपर प्रेशर अगर सोल्यूशन का डिक्रीज हो रहा है तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी भाई साहब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. क्यों बता सकते हो, क्यों बताओ, वाई?
देखो डायरेक्ट कोरिलेशन, देखो सॉलिड भाई साहब हीट किया क्या बनेगा, लिक्विड भाई साहब हीट किया क्या बनेगा, गैस। क्लियर क्लियर क्लियर। अभी आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर गैस की क्वांटिटी कम हो गई तो ऑब्वियसली लिक्विड की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, सॉलिड की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। मतलब यहां पे अगर वेपर प्रेशर भाई साहब आपका कम हो रहा है तो लिक्विड भी कम बनेगा और आपका सॉलिड भी कम बनेगा। सॉलिड अगर कम बनना है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो सारी चीजें वेपर प्रेशर से कनेक्टेड हैं। वेपर प्रेशर आपका कम है, इसको ऐसे लॉजिकली सोचो, वेपर प्रेशर आपके कम हो गया, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन कम हो रहा है। वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब गैस कम बन रही है। गैस को कंडेंसेट करेंगे तो लिक्विड बनेगी, लिक्विड को कंडेंसेट करेंगे तो सॉलिड बनेगा। सॉलिड किस पॉइंट पे बनेगा भाई साहब, फ्रीजिंग पॉइंट पे। अगर आपका गैस कम बन रहा है तो ऑब्वियसली लिक्विड भी कम बनेगा और ऑब्वियसली सॉलिड भी कम बनेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे समझ लो 1 kg सॉलिड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है, तो अभी 1 kg नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ यू विल need more of this gas to form 1 kg of solid, which means that there will be a depression in the freezing point। मतलब आपको अभी इस लिक्विड से ज्यादा हीट निकालना पड़ेगा अगर आपको सॉलिड में इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो, ठीक है, सॉलिड में अगर इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो, ठीक है। सो व्हेन अ लिक्विड इज एडेड टू अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर किसी लिक्विड को हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में ऐड करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ इट डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर भाई साहब आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉजेस लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो भाई साहब आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप हो जाएगा। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कॉजेस लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मतलब अगर आपका प्योर सॉल्वेंट है भाई साहब तो उसका जितना भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, दिस विल बी लेसर, दिस विल बी मोर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी दिस पीपल अप। We know that the freezing point of a substance, the solid phase, is in dynamic equilibrium with what? Liquid phase. लिक्विड फेज के साथ भाई साहब सॉलिड फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, कब? फ्रीजिंग पॉइंट में। मतलब थोड़ा सॉलिड भी बनता जा रहा है और थोड़ा लिक्विड भी है, ठीक है। ओके, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप देखो यहाँ पे भाई साहब अगर आपका ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन पे लिया हुआ है हमने, ये आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है। जैसे जैसे भाई साहब आपका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, द वेपर प्रेशर विल, तो आपका ये समझ लो लिक्विड सॉल्वेंट है और ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है, ये हो गया आपका सोल्यूशन। देखो यहाँ पे एक वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर पे कितना डिफरेंस आ गया, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट इज बीइंग कॉज्ड, सो दिस इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डायग्राम शोइंग दैट डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, इन सोल्यूशन। तो जैसे समझो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर that a solution will freeze when its vapor pressure is equal to the vapor pressure of the solid solvent। अभी इस चीज को समझो, ठीक है। सॉलिड का क्या कोई वेपर प्रेशर बन सकता है? सॉलिड कहां से वेपर में फेज में आएगा? नहीं बन सकता, राइट। ओके, इट इज क्लियर दैट अ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन है, लिक्विड है, ठीक है, when its vapor pressure, solution के ऊपर जो vapor pressure, that will be equal to the vapor pressure of the pure solvent, pure solvent के बराबर हो जाए तभी तो वो, ओके, इसको कैसे समझते हैं, समझो समझो, ये भाई साहब आपका, ये आपका भाई साहब सॉल्वेंट दैट इज ए, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, इसके ऊपर भाई साहब PA0, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अभी आपने भाई साहब इसमें क्या ऐड कर दिया? सल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें भाई साहब सल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, सल्यूट ऐड कर दिया। अभी जब हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे की बात कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है भाई साहब? फ्रीजिंग पॉइंट इज व्हाट? व्हेन लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, है ना भाई साहब, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। मतलब क्या हो जाएगा? एक सोल्यूशन फ्रीज कब करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। इसके वेपर प्रेशर के बराबर जब ये वाला वेपर प्रेशर हो जाए तब ये भाई साहब सॉलिड की तरह हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो इक्विलिब्रियम है ये बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब ये सॉलिड के होने को सपोर्ट करेगा, है ना भाई। आपका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या? सॉलिड के होने को सपोर्ट करना, और अगर सॉलिड के होने को सपोर्ट करने वाली बात है तो इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, that will be equal to the vapor pressure of the solid solvent, ठीक है। ओके, तो
So from the figure it is clear that a solution will freeze when its vapor pressure is equal to the vapor pressure of the pure solid solvent at lower temperature. Thus the freezing point of the solvent decreases. तो आपका भाई साहब freezing point decrease हो जाएगा, ठीक है, that will basically decrease, ठीक है. Let TF not be the freezing point of the pure solvent. Let TF be the freezing point of the solution, which is after adding solute to the solvent. After adding solute to the solvent, ठीक है. चलिए देख लेते हैं इसको भाई साहब हम. The decrease in freezing point will be how much? Delta TF will be TF naught minus TF. This is called depression in freezing point. This is called depression in freezing point. The experimental results have shown that for dilute solutions, the depression in freezing point is directly proportional to the molar concentration. Again, molar concentration मतलब number of particles से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? Colligative property, ठीक है. So the depression in freezing point is directly proportional to the molality, ठीक है. So thus आपका यहाँ पे delta TF will be directly proportional. इसको अगर हम बेसिकली इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना चाहते हैं तो वी विल पुट अ कांस्टेंट, ठीक है. KF इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है. कभी कभी भाई साहब हम वर्ड से खेल जाते हैं, तो ये नाम याद रखेगा. दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और साइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट. अगर आप भाई साहब KB की बात करें, KB क्या हो जाएगा आपका? KB is basically boiling point elevation constant और molar elevation constant और albiscopic constant, ठीक है, और albiscopic constant. तो ये क्या हो जाएगा? देखो इसका यूनिट अगर मुझे देखना हो, KF की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपका मोल है, इधर ले लो आप भाई साहब, डेल्टा TF बाई M. तो मतलब क्या हो जाएगा? ये मोलालिटी है. मोलालिटी क्या होती है? मोल्स पर लीटर हो जाएगा ना, मोल्स पर लीटर, ठीक है. तो ये मोल्स पर लीटर और ये कितना है भाई साहब? ये हो गया मोल्स पर लीटर, मतलब ये आपका मोल्स पर लीटर है, मतलब आपका हो जाएगा भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन केजी और ये हो गया लीटर, है ना. सॉल्वेंट का वेट केजी में, मोल्स केजी पर लीटर होगा, ये है ना. किसका भाई साहब? मोलालिटी का. तो इसको अगर हमने नीचे रखा तो इसका केजी भाई साहब ऊपर, केजी लीटर और ये हो गया आपका केल्विन और इधर हो गया भाई साहब मोल्स. तो इसको हम देखते हो केल्विन केजी पर मोल लिख रहे हैं, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? द यूनिट molality is defined as the number of moles of the solute dissolved in 1 kg of the solvent. I don't think we need to waste our time out here, ठीक है. तो ये तो हमको मालूम ही है भाई साहब. ओके, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट. ओके, तो अभी हम इस पे आते हैं. देखो डेल्टा TF की वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू KF इंटू M. अगेन हम इसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट. चलिए देखते हैं इसको हम भाई साहब. ये क्या हो जाएगा? KF. मोलालिटी मतलब क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ, तो ये आपका हो गया WB बाई M ऑफ B, है ना भाई साहब. मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट. अगर भाई साहब ये ग्राम्स में है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से. आपको देखो यहाँ पे टारगेट क्या करना है? इसको करना है, क्योंकि ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो आपका यहाँ पे हो गया KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू भाई साहब हो गया 1000 सॉरी, और यहाँ पे हो गया डेल्टा TF. अगर मैंने इसको इधर ट्रांसपोज किया और इसको इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? M ऑफ B, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, दैट विल बी इक्वल टू ये आपका डिप्रेशन पॉइंट फ्रीजिंग कांस्टेंट WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA. अभी इसको अगर और एक्सपैंड करना चाहते हो तो ये हो जाएगा KF इंटू WB इंटू भाई साहब आपका 1000 अपॉन यहाँ पे डेल्टा TF मतलब पहला जो आपका T सिर्फ था फ्रीजिंग पॉइंट, सिर्फ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस आपके क्या कहते हैं आपका सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इंटू WA, ठीक है, इंटू सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इंटू WA, ठीक है. क्लियर है? तो दिस इज यूज टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है. सो आपका कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे टेबल कंटेनिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट्स. तो ये आपके बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है. वाटर का, इथेनॉल का, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, डाइथाइल ईथर, एसिटिक एसिड, बेंजीन एक्सेट्रा, ठीक है. ये सारे आपके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के प्रॉब्लम करेंगे. बहुत बढ़िया. चलिए यहाँ पे 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल
was mixed with 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे के एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 1.86, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो आंसर भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सोल्यूट कितना दिया हुआ है आपको, वेट ऑफ द सोल्यूट है ये, ठीक है, वाज मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप क्या कर लेंगे भाई साहब, वेट ऑफ द सॉलिड कितना हो गया 600 ग्राम। मोलैलिटी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी विल बी हाउ मच, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 62 है, दिया नहीं हुआ है, ओके चलिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट ऑब्वियसली वाटर है 18, ठीक है। सो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू, मोलैलिटी इज हाउ मच आ पीपल आ, WB अपॉन M ऑफ B अपॉन W ऑफ A इंटू 1000 आ, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000 आ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है WB की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 1000, MB की वैल्यू 62, वेट ऑफ वाटर इज हाउ मच 600 ग्राम्स, है ना। ये क्या हो गया भाई साहब, मोलैलिटी ये क्या गान रहे हैं, ये क्या हो गया भाई साहब, ठीक तो है ना 62, ओके चलिए क्लियर, ओके। तो ये हो गया आपकी मोलैलिटी अप्रॉक्सीमेटली आ गई। अभी डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, KF इंटू 1.21, तो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ये, ठीक है। और क्या पूछा है भाई साहब, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका। एक्चुअली में ये सवाल में गलत पूछा है यहाँ पे, इफ यू लुक इनटू इट, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट नहीं होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट तो वो है, दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट, एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगा। खैर ओके, तो भाई साहब आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आपका देखो पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहा होगा 100, अभी नया फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन ये आपका डेल्टा है, मतलब इतना कम हो गया है। तो आप क्या, सॉरी 0 से आप इसको माइनस करेंगे, है ना। देखो 273.15 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, माइनस 2.2506, ठीक है, ये आपका नया फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी 270.899। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, चलिए। वन शुड नॉट फॉरगेट दैट KB, अच्छा ये आपका कंपटीशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो KB है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू R, दैट इज इनवर्क कांस्टेंट, T0 का स्क्वायर, मतलब STP की वैल्यू 273, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपर प्रेशर इनटू W बाई 1000। कंपटीशन पर्सपेक्टिव से ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। और TB की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, डेल्टा TB की वैल्यू, डेल्टा TB की वैल्यू हो जाएगी KB इंटू दिस, ठीक है। KF मतलब आपका फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी, ये आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। एक चीज आप पढ़ते थे, देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ते थे भाई साहब, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेज विदाउट अ सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। जिसको हम कैसे मेजर करते थे भाई साहब, लेटेंट हीट रिक्वायर्ड, डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू लेटेंट हीट, ठीक है। इसको हम टेम्परेचर से मेजर नहीं कर सकते, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो, यहाँ पे एक लिक्विड है, ये लिक्विड को हीट कर रहा है और ये गैसियस फेज में जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो ये एंथैल्पी होगा, दिस विल बी इक्वल टू मास। तो समझ लो ये लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आपने यहाँ पे एक थर्मोमीटर रख दिया है, you will not notice a single degree rise in temperature until and unless the entire liquid is converted into gaseous phase, पूरा का पूरा भाई साहब लिक्विड। तो ये इसी को हम बोलते हैं गुप्त हीट, दैट इज लेटेंट हीट, ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब फ्रीजिंग में भी होता है, फ्रीजिंग में भी अगर आपने भाई साहब वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें एक थर्मोमीटर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये वाटर क्या हो रहा है भाई साहब, फ्रीज हो रहा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फेज। तो यहाँ पे इस टेम्परेचर में आप थोड़ा भी ड्रॉप नहीं पाएंगे जब तक कि पूरा लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट ना हो गया हो, सॉलिड में, ठीक है, ओके ओके। तो ये सारे आपके तमाम चीज़ें हैं जो लग जाती हैं, ठीक है, ओके। दीज आर ऑल बेसिकली। तो लेटेंट हीट आपका देखो, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट, R is equal to universal gas constant. This is boiling point of solvent. This is latent heat of vaporization, molar heat of fusion, and this is latent heat of fusion. ठीक है, ओके ओके ओके।
ऑस्मोटिक, तो ये जो भी आपने सीखा यहाँ पे अभी सीखा क्या है, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, इनका ना तो डेरिवेशन है और ना ही बोर्ड लेवल पे कोई चर्चा है, ठीक है, लेकिन आपको कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूलेज, ठीक है, जो भी आपने देखा यहाँ पे। ओके, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आता है आपका कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई साहब, चौथा। RLVP पहला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दूसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तीसरा, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भाई साहब हो गया चौथा, ठीक है। सो लेट्स लुक एट इट। ऑस्मोसिस होता क्या है, थियरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका क्या बोलता है भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय डाइल्यूट सॉल्यूशंस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस थ्रू अ SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे समझ लो भाई साहब, यहाँ पे एक चेम्बर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जिसमें से चीज़ें आ जा सके, एटलीस्ट वहाँ से सल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होगा, इसीलिए हम बोलते हैं इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं, इसमें से पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इजीली एबल टू पास थ्रू, ठीक है। तो समझो यहाँ पे हमने रखा है भाई साहब वाटर, और यहाँ पे रखा है हमने शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, तो ये शुगर सोल्यूशन है, ठीक है। अभी क्या होगा, ऑब्वियसली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से शुगर नहीं पास हो पाएगा, तो आपका वाटर पास होगा, ठीक है। सो इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भाई साहब वाटर इसमें पास होता रहेगा, कब तक, जब तक भाई साहब क्या होना हो जाए, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, अनटिल अनलेस द ऑस्मोटिक प्रेशर बोथ साइड्स आर इक्वल। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो इनफ्लो ऑफ, आपने RO इंस्टॉल किया है, किसी के घर में है, ठीक है, RO मतलब समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब इसका उल्टा, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO जो होता है वो फिल्टर यूनिट होता है, बेसिकली आपके घर में जो फिल्टर रहता है उसका ही एक दूसरा रूपांतरण है, वी विल सी हाउ दैट वर्क्स एज वेल, इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ठीक है। उसमें आपका रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, मतलब अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है उसमें आपके इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसमें जो प्योर पानी है उसमें से वो आपको बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है। सो इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट टू कॉन्संट्रेटेड, इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्संट्रेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्संट्रेटेड, ये आपका कॉन्संट्रेटेड सोल्यूशन है, ऑब्वियसली ये कॉन्संट्रेटेड सोल्यूशन है, लेकिन इसके जो सल्यूट के पार्टिकल्स है दैट इज शुगर, दे आर नॉट स्मॉल इनफ टू क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा करके जैसे आप देख लो, किशमिश को आप जब रखते हो तो वो फूल के ढोल हो जाता है पानी में, ठीक है, तो वो जो उसका मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ज़्यादा करके जितने भी एनिमल की चीज़ें हैं, ठीक है, एनिमल के स्किन्स वगैरह, ये सारे आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ओके, सो इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्संट्रेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, लेट्स सी व्हाट ऑस्मोसिस इज। जैसे समझो, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन ऑस्मोसिस, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है भाई साहब, ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही मूवमेंट अलाउ कर सकता है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, the membrane which allows the molecules of the solvent only to pass through it but not the solute molecules when the solvent and the solution are separated by a membrane is called SPM, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया SPM, ये हो गया आपका SPM, यहाँ पे है आपका solute प्लस solvent और यहाँ पे है आपका सिर्फ और सिर्फ solvent। ये SPM इसको जाने देगा, इधर इसको नहीं जाने देगा, ठीक है। इट विल ओनली अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑफ द साइज और वॉट एवर, तो SPM बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सो ये आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, नेम अ फ्यू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ज़्यादा करके आपके जितने भी एनिमल स्किल्स होते हैं दे आर ऑल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, दे आर ऑल बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। पार्चमेंट पेपर, ठीक है, सेलोफेन पेपर, inorganic precipitate membranes, copper, ferrocyanide, precipitate film deposited in the pores of a porous container acts like a semi permeable membrane। ये सब आपके कुछ semi permeable membranes हैं। मुद्दा यहाँ पे semi permeable membrane को समझना नहीं है,
या मुद्दा उनके बायोटिक कॉम्पोजिशन को समझना नहीं है, मुद्दा है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना। और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए वी नीड टू हैव अ फेयर आइडिया एज टू व्हाट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर, विच विल ओनली अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट द सॉल्यूट। ठीक है, so when a dilute solution of a solute is separated from its solvent by a special type of membrane called SPM, the solvent flows into the solution through the membrane very slowly, बहुत धीरे धीरे जाएगा। जैसे आपने किशमिश को जब पानी में डाला तो पट्टे से 5 मिनट में फूल के ढोल नहीं हो जाएगा वो। ठीक है, इट विल टेक 5 to 6 hours फॉर दैट टू हैपन। तो इसका मतलब क्या है, बहुत धीरे धीरे जाएगा वो। दिस विल बेसिकली फ्लो वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। ठीक है, ओके। सो व्हेन अ डाइल्यूट सोल्यूशन of a solute is separated from its solvent by a special type of membrane called semi-permeable membrane, the solvent flows into the solution through the membrane very very slowly. This phenomena also takes place when two solutions of the same solute of different concentrations are separated. तो देखो दोनों केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे भाई साहब क्या है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्वेंट प्लस सोल्यूशन है, तो ये सॉल्वेंट इधर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी ये ले लो भाई साहब, यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन है और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है और सोल्यूट है। सॉरी, दिस इज ए इज बेसिकली सॉल्वेंट और ये है सोल्यूट, ये सॉल्वेंट और ये सोल्यूट। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन C1 है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C2 है। यहाँ पे भी आपका सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास आउट करेगा। Solvent molecules will always pass from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration. यहाँ पे देखो solvent molecules किधर ज़्यादा होंगे, इधर इस चेम्बर में ज़्यादा होंगे, तो solvent molecules का concentration इस चेम्बर में ज़्यादा, तो ये higher concentration से lower concentration में पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे C1 और C2 देख लेते हैं। ठीक है, C1 और C2 आप मोलालिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलालिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ लो ये C2 की मोलालिटी में हम देख रहे हैं C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिसॉल्व्ड इन अ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी मोर देन दिस, है ना भाई। तो इसका मतलब सॉल्वेंट कहां पे ज्यादा है, कौन सा डाइल्यूट ज्यादा है, जिसकी मोलालिटी ज्यादा होगी वो डाइल्यूट कम होगा। सिंपल, जिसकी मोलालिटी ज्यादा होगी वो डाइल्यूट कम होगा, जिसकी नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी उसको डाइल्यूट कम होगा। ठीक है, जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन, चाहे आप नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस कर रहे हो, मोलालिटी में एक्सप्रेस कर रहे हो या मोलालिटी में एक्सप्रेस कर रहे हो, जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब उसमें सॉल्यूट ज्यादा, इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट कम। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन वाइज इस वाले सोल्यूशन का इससे ज्यादा है, इंग्रेडिएंट वाइज दोनों सेम है, दोनों में ए और बी ही है, दोनों में भाई साहब ए और बी ही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन वाइज दिस इज मोर देन दिस, देन व्हाट विल हैपन, आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां से कहां पास होंगे, यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ऑस्मोसिस सेज दैट दे विल पास फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लियर है? तो ऑस्मोसिस आपका दोनों केसेस में हो सकता है। एक केस हो गया कि भाई साहब सिर्फ सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो ये जाएगा मूवमेंट। ठीक है, दूसरा केस हो गया सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इधर भी है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इधर भी है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंट है। कहाँ पे भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पे आपका सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब कम डाइल्यूट होगा। जहाँ पे आपका डाइल्यूशन ज़्यादा वहाँ पे आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा। ठीक है, तो दैट अकॉर्डिंगली विल फ्लो। क्लियर है? ओके ओके ओके। Osmosis. So what is basically osmosis? The process of a solvent flowing into solution when solvent and solution are separated by a semi-permeable membrane is called osmosis. ठीक है, process of a solvent flowing into solution when solvent and solution are separated by a semi-permeable membrane is called osmosis. The inflow of solvent from a dilute solution into concentrated solution of same solute when the two solutions are separated by a semi-permeable membrane is called osmosis. इसको भी हम भाई साहब osmosis बोलेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से from a dilute solution into, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हमेशा solvent molecules ही जाएंगे और solvent molecules कहाँ से कहाँ जाएंगे, उनके हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन से। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट, अगर भाई साहब सोल्यूट सेम है। ठीक है,
व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ एसपीएम। तो ऑस्मोसिस की कंडीशंस क्या क्या हो गई? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, है ना, दूसरा मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, और एसपीएम। ये तीन आपकी चीजें हो गई जो ऑस्मोसिस के लिए जरूरी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशंस, एंड दिस विल बी ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट सॉलिड पार्टिकल्स। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई साहब। Phenomena of osmosis. Osmosis phenomena can be illustrated with simple experiment. A thistle funnel to whose mouth a semi-permeable membrane parachute membrane is shown in the figure. चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे भाई साहब आपका थिसल फनल है। देखो ये एक थिसल फनल है, यहाँ पे आपका डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन है, मतलब कम वाला, ठीक है। ये सॉल्वेंट है वाटर, डाइल्यूट मतलब बहुत कम आपने शुगर को बेसिकली इसमें डिसॉल्व किया है। यहाँ पे आपका पार्चमेंट मेम्ब्रेन है विच इज बेसिकली अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। आप देखेंगे क्या होगा भाई साहब, क्या होगा? ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल्स विल फ्लो इनसाइड, दिस वॉल्यूम विल राइज, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड अ थिसल फनल टू हुज माउथ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज यूज्ड. This funnel is filled with dilute sugar solution. So what changes will you observe? You will see that the funnel is placed in a beaker containing water solvent. The liquid level in the stem rises slowly with time. तो धीरे धीरे ये liquid level ऊपर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि osmosis is the process of flow of solvent particles from a region of their higher concentration, इधर water ज़्यादा, through a semi permeable membrane into a region of their lower concentration. ठीक है, क्लियर है? तो आपको दिखेगा कि भाई साहब इस थिसल फनल में वाटर जो है तो हायर उठता जाएगा, वाटर विल कीप ऑन राइजिंग अप, ठीक है। आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम द लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। अभी क्या हो गया होगा? व्हाई विल द लेवल बिकम कांस्टेंट? इसका मतलब कुछ तो है जो बैलेंसिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर अभी बैलेंस हो गया है, ठीक है। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर और लेस बैलेंस नाउ, ठीक है, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. The increasing rate in the level of the liquid is slow due to the slow flow of water from the beaker into the sugar solution. Thus, the flow of solvent molecules into sugar solution through parchment membrane or semi-permeable membrane is called as osmosis. इस process को हम भाई साहब osmosis बोलेंगे. As the water level increases in the stem, the pressure exerted by the column of water also increases. ठीक है? तो देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा का पूरा वाटर इसके अंदर चला जाए, ठीक है, और नींद आ रही है तुमको, कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं होगा? देखो इस चीज को समझो, ये पूरा का पूरा वाटर इसके अंदर नहीं जाएगा। वाई? भाई कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स का इससे ज्यादा ही होगा, चाहे कितना भी जाता रहे, क्योंकि इसमें शुगर मिक्स्ड है। देखो यहां पे क्या है, शुगर प्लस वाटर है, यहां से वाटर जाता ही रहेगा, वाटर जाता ही रहेगा। कब तक जाएगा? ठीक है, कब तक जाएगा भाई साहब? जब तक दोनों की तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाए, और ये होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन इस दौरान एक चीज और होगी कि भाई साहब यहां पे जब वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है तो क्या बढ़ता जा रहा है? इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा, वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे की तरफ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर की तरफ। तो जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो ये भाई साहब प्रोसेस थम जाएगा, बंद हो जाएगा, इट विल स्टॉप, ठीक है। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू स्टॉप, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स नाउ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ऑस्मोसिस मीन्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन. टिल व्हाट टाइम विल दिस हैपन? टिल द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्योंकि भाई साहब कभी भी ये तो आपका प्योर सॉल्वेंट नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें शुगर तो रहेगा ही, एक टंकी भर पानी में भी शुगर तो रहेगा ही, क्योंकि आपने शुगर ऐड किया ही हुआ है। तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा इधर ही ज़्यादा होंगे, लेकिन ये कब तक जाएगा? जब तक आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। जैसे आप देखो जो किशमिश आपने डाल दिया है एक बीकर में, जो फूल के ढोल हो गया है, फट क्यों नहीं गया? Is it exploding? Because water is continuously going in, but is it exploding as a result of it? No. इसका मतलब क्या हो गया है? उसके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो गया है,
और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल नॉट अलाउ द फर्दर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड। इसको हम बोलते हैं टर्जिडिटी, ठीक है। ये अभी क्या हो गया, सेल क्या हो गया भाई साहब, टर्जिड हो गया, दिस इज बिकमिंग टर्जिड, ठोस हो गया है वो, ठीक है। इट विल नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एकदम सख्त हो गया है, इट इज नॉट सॉफ्ट एनी मोर, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको टर्जिडिटी बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा भाई साहब जब तक आपका टर्जिडिटी अचीव ना हो जाए या ऑस्मोटिक प्रेशर भाई साहब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन शुगर सॉल्यूशन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर फ्रॉम द बीकर टू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब, the water flow into the funnel is due to the osmotic pressure. At equilibrium state, the hydrostatic pressure acting on the sugar solution is numerically equal to the osmotic pressure. equilibrium कब हो जाएगा? equilibrium कब हो जाएगा? जब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसके बराबर हो जाए भाई साहब? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। न्यूमेरिकली इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिबिटेड बाय द सुगर सॉल्यूशन। सो एट इक्विलिब्रियम स्टेट the hydrostatic pressure acting on the sugar solution is numerically equal to the osmotic pressure exhibited by the sugar solution. Clear? The pressure required to be applied on the solution to just stop the inflow of the solvent into the solution is called the osmotic pressure. इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे आपका solvent molecules अंदर जा रहा था और यहाँ पे क्या डेवलप हो गया भाई साहब, अंदर जाते जाते एक ऐसी कंडीशन आ गई कि इसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये इसके बराबर हो गया, है ना भाई। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे पहले से ही किसी प्रेशर पंप से प्रेशर क्रिएट कर दिया, पहले से ही किसी प्रेशर पंप से प्रेशर क्रिएट कर दिया और वो भी इतना कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर ना जा पाए, जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने के बाद होता था वो एनवायरनमेंट हमने पहले से ही क्रिएट कर दी, तो क्या होगा? देयर विल बी नो इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू जस्ट स्टॉप द इनफ्लो ऑन द सोल्यूशन टू जस्ट स्टॉप द इनफ्लो ऑफ द सॉल्वेंट into the solution when the solution is separated by a semi permeable membrane is called osmotic pressure। तो ये वाला भाई साहब हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? यहाँ पे हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर दिया तो एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। लेकिन क्या ये आप एक्सटर्नली भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर लिया, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपका ये मतलब पहले से ही अगर इसमें डाल देंगे प्रेशर तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बावजूद इसके कि दे आर एट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन दे विल नॉट पास थ्रू दिस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे ऑस्मोसिस है, शुगर सोल्यूशन और ये हो गया आपका सॉल्वेंट, ये हो गया आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका शुगर सोल्यूशन, ठीक है, शुगर सोल्यूशन, ओके। यहाँ पे क्या है आपका SPM, तो आपका नेचुरल क्या होगा, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाते ही रहेंगे, ठीक है। इसको अगर आपको स्टॉप कराना है तो आपने क्या किया है, इस पिस्टन पे भाई साहब प्रेशर डाल दिया, प्रेशर, अभी ये इसको जाने नहीं देगा। क्लियर है? इतना प्रेशर, दोनों के ऊपर पिस्टन है, देखो दोनों के ऊपर पिस्टन है, ठीक है। आपने यहाँ पे वेट्स डाल दिए हैं, ये जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया है इन द शुगर सोल्यूशन, दिस इज नॉट अलाउिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस एंड गो इनटू द शुगर सोल्यूशन। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? और इसी को हम बोलते हैं भाई साहब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहाँ पे क्या क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पिस्टन प्लस पाइप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पिस्टन है। मतलब ये वाला जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने क्रिएट किया है इसकी वजह से ऑस्मोसिस था, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दो चेम्बर्स हैं, एक में प्योर सॉल्वेंट, एक में भाई साहब शुगर सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे प्योर वाटर है और यहाँ पे वाटर प्लस शुगर है, और यहाँ पे आपने डाल के रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा भाई साहब, वाटर मॉलिक्यूल जाते ही रहेंगे अंदर, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए आपने क्या किया है भाई साहब, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे पिस्टन है। यहाँ पे क्या है देखो,
पिस्टन है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है, प्लस वेट्स डाल दिया आपने। ये जो वेट्स हैं ये आपका प्रेशर क्रिएट करेंगे। वेट प्रेशर अगर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन एरिया, है ना भाई साहब। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जो भी इनका एरिया होगा उतना ही प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने क्रिएट किया है, दिस विल स्टॉप द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स to enter here, which means that they will stop the process of osmosis and this is called the osmotic pressure। तो हर एक लिक्विड की एक ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, मतलब द प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द लिक्विड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी सॉल्वेंट फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द लिक्विड। ठीक है, ओके। एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू द सोल्यूशन टू साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। इसमें भाई साहब ऑस्मोसिस प्रिवेंट होगा। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? The phenomena is a vessel is divided into two parts. The phenomena of osmosis is also illustrated. समझ लो कोई वेसल है, उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया by a semi permeable membrane। ठीक है, in one part of the vessel solvent is taken and in other part solution is taken. The two parts are क्या था भाई साहब, fitted with pistons। दोनों पार्ट को हमने पिस्टन से फिट कर दिया। The piston on the solution side moves up due to osmosis. If pressure is applied on the solution which is numerically equal to the osmotic pressure, the movement of the piston can be stopped। देखो भाई साहब, ये एक वेसल है, ये एक वेसल है भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया भाई साहब, वेसल में डिवीजन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आपने सॉल्वेंट प्लस सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, ओके। सो व्हाट विल हैपन, ये आपका है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होगा भाई साहब, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे। यहाँ पे भी आपने भाई साहब एक पिस्टन फिट करके रखा है, यहाँ पे भी आपने एक पिस्टन फिट करके रखा है। अभी आप क्या करोगे, इन ऑर्डर टू stop the solvent molecules enter here, you apply an extra pressure by putting more weights। let's say ये जो weights हैं इस infiltration को रोक देते हैं, तो ये जो pressure है ये हो जाएगा, पाई लिखते हैं हम इसको बेसिकली, osmotic pressure। this is known as osmotic, नींद आ रही है बड़ी जोर से। ठीक है, this will be basically osmotic pressure। are we clear to this one people? ठीक है, the pressure applied on the solution side to stop the process of osmosis is numerically equal to the osmotic pressure which is written as pi। ठीक है, क्लियर है? ओके, पाई v इज इक्वल टू NST। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका पाई मतलब प्रेशर हो गया इनटू वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू S इनटू T। वी विल सी व्हाट आर दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो आपका पाई का वैल्यू कितना हो गया, देखो ये है आपका क्या, देखो N इज नंबर ऑफ मोल्स, इस V को हमने इधर लिया CST, वाह 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 नाचो। ठीक है, N बाई वी हो गया भाई साहब, और ये हो गया S इंटू टी। ठीक है, ये N बाई वी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलारिटी, है ना। कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे क्या हो गई है, दिस इज बेसिकली मोलारिटी। ठीक है, दिस इज बेसिकली मोलारिटी। लेट्स लुक एट थिंग्स हियर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूजफुल इन डिटर्मिनिंग मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। इससे भी हम मोलर मास को निकाल सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज्ड इन डिटर्मिनिंग मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इनका मोलर मास डिटरमिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन्स के चेन्स होते हैं, अमीनो एसिड चेन्स होते हैं बहुत लंबे लंबे। पॉलीमर्स भी भाई साहब बहुत लंबे लंबे चेन्स बनाते हैं। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ये भी हमारे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्सा है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन देयर एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये सारे आपकी चीज़ें हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ एन एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स एज इट इज जनरली कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर। तो ये भाई साहब हम रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका ठीक है, आपका हो गया भाई साहब पाई, चलिए कर लेते हैं इसको। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैग्नीट्यूड इज इवन लार्ज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। बहुत जरूरी है भाई साहब। ठीक है, और आइसो ऑस्मोटिक, आपने देखो पढ़ा था कि ऑस्मोसिस में तीन चीजें होती हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक मतलब क्या होगा, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो मतलब समझ लो ये सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका A और ये सॉल्यूशन है आपका B। ठीक है, A डैश ले लो, और इन दोनों का भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। क्या यहाँ पे कुछ भी होगा, नो। अगर आपने SPM भी डाल दिया बीच में तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर इररेस्पेक्टिव। ठीक है, कोई मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होगा अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो। ठीक है, सो नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस।
Solutions which have got the same osmotic pressure at the same temperature are known as isotonic solutions. If you happen to keep these solutions separated by a semi-permeable membrane, you will not see or absorb any movement of solvent particles from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration, as it generally happens in osmosis. ठीक है, blood is isotonic with normal saline. आप देखो यहाँ पे नॉर्मल सलाइन मतलब 0.9% NaCl सोल्यूशन जो आप सलाइन देते हो, ठीक है, वो ब्लड आपका जो खून है वो उसके साथ आइसोटोनिक है. अगर ये आइसोटोनिक नहीं होता तो बहुत बड़ा खतरा हो गया होता. ठीक है, अगर ये आइसोटोनिक नहीं होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड. ठीक है, या तो ब्लड के अंदर ये चला जाता था, ठीक है, बेसिकली NaCl, या ये बाहर आ जाता था. ठीक है, इट इज़ बेसिकली, इसीलिए आपका जो सलाइन होता है वो कैलिब्रेटेड होता है. वो किसने देखा है ना, सलाइन जो होता है, सलाइन का जो बॉटल होता है वो बेसिकली 0.9 वाला ही होता है. ठीक है, इट इज नॉट मोर. इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9, ठीक है, देन वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सेल एंड इट विल श्रिंक. मतलब समझ लो ये आपका सेल है, समझ लो ब्लड है. ठीक है, ब्लड सेल ही हो गया ये. लेट्स से दिस इज बेसिकली ब्लड सेल. और ये भाई साहब आपने इसको NaCl में डाला, NaCl में डाला, और ये NaCl जो है तो 0.9% है. तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, नो रिस्क. ठीक है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर. अगर आपने इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डाल दिया, देन यहाँ पे इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इसका क्या बढ़ जाएगा, ऑस्मोट. तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस आ गया. अभी क्या होगा, यहाँ से वाटर इट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ, क्योंकि ब्लड सेल में वाटर होता है. ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है तो वाटर का, देखो ब्लड और 0.9% NaCl को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोटोनिक. तो अगर आपने 0.9 से 1.0 कर दिया, इतना कर दिया, तो दिस विल नो लॉन्गर बी आइसोटोनिक. मतलब अभी ब्लड के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी हायर देन the water concentration in 1% NaCl solution. So what will happen now? The water will drain out from the blood cell and it will shrink. सारे सेल्स मरने लगेंगे. ठीक है, सो ज़्यादा करके ब्लड के साथ आपका 0.9% का आपका क्या रहता है भाई साहब, आइसोटोनिक. देन वाटर फ्लोज आउट द सेल एंड इट श्रिंक्स. सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन. जब भी आपके ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस रहेगा, जब भी आपके ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस रहेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. आर वी गेटिंग दिस पीपल. ठीक है, और ये कंडीशन कभी क्रिएट होगी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मा खत्म. ठीक है, देयर विल बी नो प्लाज्मा एट ऑल. क्योंकि ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं ना, क्या क्या, बायो स्टूडेंट्स, अरे दैट ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट्स तो होते ही हैं, लेकिन ये सब किस में होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं. ठीक है, और प्लाज्मा में ऑलमोस्ट मोर देन 55% वाटर होता है आपका. ये वाटर जो है तो प्लाज्मा से निकल जाएगा. ठीक है, अगर आपने उसको एक ऐसे सोल्यूशन में डाला जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज्यादा हो, तो अगर प्लाज्मा ही निकल जाएगा तो दिस विल बी कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, इट विल बी ब्रेकिंग. ठीक है, सो ब्लड विल नॉट बी एबल टू रिटेन इटसेल्फ. इफ अ सेल इज प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग लेस देन, अभी यहाँ पे उल्टा होगा. ठीक है, ब्लड के साथ 0.9% NaCl सोल्यूशन का क्या है, एक इक्विलिब्रियम है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है. अगर आपने 0.9% को बढ़ा दिया, 1 कर दिया, तो मतलब ब्लड में जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाएगा इससे. तो अभी इधर ब्लड का सेल से वाटर उधर जाएगा. अगर आपने ड्रॉप किया 0.9 से 0.8 कर दिया NaCl सोल्यूशन या सलाइन का, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी हाइपोटोनिक. अभी क्या होगा, जो इधर का बाहर का सोल्यूशन है उसका वाटर इससे ज्यादा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये भाई साहब अंदर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोलिसिस. ठीक है, ये भाई साहब आपके अंदर चला जाएगा, इसके ब्लड सेल के अंदर चला जाएगा, फिर भी ये रप्चर होगा. ठीक है, प्लांट्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सेल थ्रू रूट हेयर्स. ठीक है, रूट हेयर से भाई साहब वाटर आता है इनके अंदर. समझिए क्यों आता रहेगा, ये जो प्लांट्स हैं भाई साहब, ये समझिए रूट हेयर्स हैं इनके, राइट, ये इनके रूट्स हैं और रूट हेयर्स हैं. रूट हेयर्स में से वाटर अंदर क्यों आता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर
in the ground is higher than the concentration of water inside the root hairs and hence this water flows through osmosis. In fact पूरे प्लांट में वाटर का मूवमेंट इवन अगेंस्ट ग्रेविटी इज बाय ऑस्मोसिस. तो क्या होगा, ये रूट हेयर भाई साहब इधर आया, इधर से पानी इधर आया, अभी इस वाले सेल का, ठीक है, इस वाले सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो अगले वाले सेल में ये जाएगा. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाय ऑस्मोसिस. ऐसा करते करते नो मैटर हाउ हाई द ट्री इज, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इट रीचेस टू द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मैकेनिकल प्रोसेस है. There is no blood that flows inside the plants. There is no heart which pumps the blood. तो इनमें जो सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्योर ऑस्मोसिस से हो रहा है. ठीक है, देखो एक तो बात ये है कि प्लांट्स में आपका एक ट्रांसपिरेशन पुल क्लियर होता है. हमेशा स्टोमाटल ओपनिंग्स में से पानी इवेपोरेट करता है तो देयर इज अ ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल मतलब जैसे आप समझ लो कोई पाइप है, उसमें से जब पानी खींचते तो आप खींचते हैं ना, ठीक है, वैसा ही पुल यहाँ पे क्रिएट होता है. तो ये पानी तो वैसे ही उसको खींच रहा है, प्लस यहाँ पे ऑस्मोसिस आपको सपोर्ट कर रहा है, पाथवे दे रहा है. ये ऐसे यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे कोई पाइप तो लगा नहीं हुआ है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो गया है, लेकिन अगला पानी जाएगा कैसे ऊपर? सो अगला पानी जाएगा बाय द वे ऑफ ऑस्मोसिस. धीरे 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 आपका ये प्लांट जाता रहेगा ऑस्मोसिस से. ठीक है, क्लियर है? A person involved in an accident when admitted in hospital is administered normal saline. Why? एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हुआ रहेगा? ब्लड लॉस हुआ रहेगा. ब्लड लॉस हुआ है तो उस इंसान को भाई साहब नॉर्मल सलाइन क्यों दे रहे हैं? Why will normal saline be? A person involved in an accident loses a lot of blood. As a result, osmotic pressure भाई साहब ब्लड का फॉल हो जाएगा. To maintain the osmotic pressure of the blood, the person is administered saline, as saline is isotonic with blood. तो saline का भाई साहब isotonic होना ब्लड के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो इंसान का एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो गया. अभी ये जो ब्लड लॉस हो गया इसका मतलब क्या हो गया? ब्लड का प्रेशर कम हो गया. अभी ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने के लिए आप सलाइन 0.9% वाला उसके अंदर डाल रहे हैं. इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? ऑटोमेटिकली ब्लड के प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा. ब्लड के प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वो इसके साथ आइसोटोनिक है, अगले के साथ वो क्या है? आइसोटोनिक है, तो वो ब्लड का प्रेशर अपने आप बढ़ेगा. ठीक है, सलाइन यहाँ पे देखो दो चीज़ों के लिए सलाइन दी जाती है. एक तो समझ लीजिए आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, किसी की तबीयत अगर बहुत ख़राब है, स्टमक डाइजेशन वगैरह सब खराब हो गया, ठप पड़ गया है, पूरा जो नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म ठप पड़ गई है, इंसान फीड नहीं कर पा रहा है फॉर वॉट एवर रीज़न, तब उसको सलाइन दिया जाता है ताकि उसके बॉडी के बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो. सलाइन में जो भी जाएगा उसके बॉडी का वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, ये सारे की वजह से. दूसरा रीज़न आपका यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी इंसान का जिसका काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो गया है, सलाइन क्या करेगा? सलाइन उसके ब्लड लॉस के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन सलाइन ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. सलाइन जैसे ही आप उसमें इन्फ्यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली बॉडी उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली द बॉडी मैकेनिज्म विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बिकॉज with 0.9% NaCl solution, that is normal saline, blood is isotonic. Blood pressure has dropped. Isotonic मतलब इसका जितना osmotic pressure इसका भी उतना ही osmotic pressure. So obviously blood जो पूरे बॉडी का मैकेनिज्म है वो ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगा. That's how it will correlate. और ब्लड का प्रेशर बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर ब्लड का प्रेशर नहीं बढ़ा तो पूरे बॉडी में एक ही ट्रांसपोर्ट मीडियम है, तो पूरे बॉडी में भाई साहब सेल्स तक ब्लड पहुंचाएगा कौन? सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा कौन? और अगर ये नहीं पहुंचा तो व्हाट विल हैपन? सेल्स विल ऑटोमेटिकली ट्राई डायर. आप कभी हाथ में ऐसे रख के सो जाते हैं तो हाथ में ऐसे वो नमनेस आता है कि नहीं? क्यों आता रहेगा? क्योंकि आप जब ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपकी नसों में से पूरा पर्याप्त मात्रा में ब्लड यहाँ पे के सेल्स पे जा नहीं पा रहा है, और अगर इनमें जा नहीं पा रहा है पर्याप्त मात्रा में तो इनकी एनर्जी नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से ये नम हो जा रहे हैं. ठीक है, सो ये होता रहता है. मतलब इफ नॉर्मल ब्लड फ्लो हैपेंस. What happens to raw mango when it is placed in concentrated salt solution? What will happen, people? It loses water via osmosis and converts into pickle. अचार बनने का यही तरीका है भाई साहब. ठीक है, आपका ये पिकल बन जाएगा. It loses water via osmosis, उसमें से पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा and will convert into pickle.
ओके, व्हाट हैपेंस टू विल्टेड फ्लावर्स व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर? विल्टेड मतलब मुरझाए हुए फूल, गिरे हुए फूल है, ठीक है। अगर आपने उसको फ्रेश वाटर में रख दिया, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव ड्यू टू ऑस्मोसिस, मतलब इनके अंदर पानी जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, और वो रिवाइव कर जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे बाजार में जो लोग फूल वगैरह बेचते होंगे वो हर समय पानी मारते रहते हैं उस पर, ठीक है, दे कंटिन्यूसली स्प्रे वाटर, ठीक है, जब तक पानी मारते रहेंगे तो दे विल रिवाइव ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है। ओके, अ कैरेट which has become limp when placed in open atmosphere can be revived or becomes firm by intake of water through osmosis when it is placed in fresh water, clear है। तो एक कैरेट which has become limp, अभी गाजर को भाई साहब मुरझाया हुआ गाजर है कोई, अगर ओपन एटमॉस्फेयर में आपने रखा है, उसको अगर आपने वाटर में रख दिया तो वो फूल जाएगा, क्योंकि उसके आजू बाजू भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एंड वाटर विल बेसिकली फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम टर्जिडिटी, फूल के फट नहीं जाएगा, ठीक है, उसका भाई साहब टर्जिड कंडीशन है। आप बादाम भिगो के रख देंगे अगर, ठीक है, तो वो फट नहीं जाते हैं, राइट, दे विल बेसिकली बिकम टर्जिड, ठोस बन जाते हैं। बादाम का जो साइज होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे वो रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है दैट विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, सो इट विल रिस्ट्रिक्ट फर्दर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, ठीक है, क्लियर है। तो दैट इज बेसिकली टर्जिडिटी। क्वेश्चन आ, वेजिटेबल वेंडर्स ऑफन कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन वेजिटेबल्स टू कीप देम फर्म और टर्जिड, व्हाई? बिकॉज दिस विल बी ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के चलते भाई साहब ये टर्जिड रहेंगे। देखो, वेजिटेबल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर लूज देयर वाटर फ्रॉम सेल्स, ऑब्वियसली उसमें से ड्राई आउट हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनको वाटर नहीं मिल रहा है, वो प्लांट से कट चुके हैं, प्लांट से कट चुके हैं, मतलब प्लांट से उनको रेगुलरली वाटर सप्लाई मिल रहा था, वो सोर्स कट हो गया है, तो ऑब्वियसली वॉट एवर वाटर कंटेंट दे हैव इट विल कीप ऑन ड्राइंग आउट इन टू द एटमॉस्फेयर एज वेपर। सो हेंस in order to ensure that water goes inside them, vegetable vendors keep on sprinkling water on them, ठीक है। Just one moment.